स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, यानी रक्षा युक्तियाँ। अब तक असामान्य मनोविज्ञान में या अपने व्यवहारों को समझने के लिए हमने कई एक चीज़ों को पढ़ा है। उसी कड़ी में आज हम लोग ये डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं, यानी रक्षा युक्तियाँ। डिफेंस मैकेनिज्म का मतलब होता है कि किसी भी काम से बचने के लिए या बुरी परिस्थितियों से बचने के लिए हम कुछ रक्षा उपक्रम का उपयोग करते हैं। जैसे कि साधारण भाषा में आप इसे ये समझ लीजिए कि जब कभी भी किसी अपने व्यक्ति की मृत्यु की खबर या दुखद समाचार आता है तो हम बेहोश हो जाते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारा जो बॉडी है वो उस समय की परिस्थिति को झेलने के लिए तैयार नहीं होता है, इसलिए वो अचेत हो जाता है और उस परिस्थिति से जो हमारे मस्तिष्क को या शरीर को जो नुकसान होगा उससे बचा लेता है। ठीक उसी प्रकार से हमारी मानसिक क्रियाएं भी होती हैं। हमारी मानसिक क्रियाओं में भी पहले हमने पढ़ा है ईगो, सुपर ईगो, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। तो इससे जो संघर्ष होता है उससे बचने का जो उपाय होता है उसको डिफेंस मैकेनिज्म या रक्षा युक्तियाँ कहते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर समझाया है, दिखाने का कोशिश किया है कि ईगो और सुपर ईगो, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस, ये जो प्रक्रिया है हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में, हमारे मस्तिष्क में जीवन पर्यंत चलती रहती है और इससे कॉन्फ्लिक्ट होता है, यानी मानसिक संघर्ष होता है। इन्हीं संघर्षों से बचने के लिए, एक्सट्रीम संघर्षों से बचने के लिए, जिससे हमारे मस्तिष्क को नुकसान न पहुंचे, हम बहुत सारा हमारा जो माइंड है, ब्रेन है, वो डिफेंस मैकेनिज्म अपनाता है। वो डिफेंस मैकेनिज्म कई एक प्रकार के होते हैं और जैसा कि यहाँ पर हमने कोट किया है, जीवन एक संघर्षमय परिस्थितियों की श्रृंखला है। यानी हर व्यक्ति, चाहे वो छोटा बच्चा हो, बड़ा हो, युवा हो अथवा वृद्ध हो, हर समय अनेक प्रकार के संघर्षों से, कॉन्फ्लिक्ट से जूझता रहता है, हर समय उसका सामना करता रहता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि ये संघर्ष ना हो, ये कॉन्फ्लिक्ट ना हो, तो हमारा पर्सनालिटी ही नहीं बने। इन्हीं संघर्षों से हमारा पर्सनालिटी बनता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप ले लीजिए, अभी पेंडेमिक का समय है, महामारी पूरे विश्व में फैला हुआ है, कोरोना वायरस के कारण। तो ये संकट की घड़ी है, बहुत विपदा की घड़ी है। अब ऐसी परिस्थिति में WHO, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री, हम आम नागरिक या प्रशासन में बैठे लोग जिस तरह से इसको अपनाते हैं और जिस तरह से अपनी जीवन शैली में परिवर्तन लाकर इससे बचने का या इसको कम करने का उपाय करते हैं और उसमें विजय प्राप्त करते हैं अथवा नहीं करते हैं, यही हमारा जीवन शैली होगा। यानी विपत्ति के समय में, मुसीबत के समय में, कठिनाई के समय में हम किस तरह से जीते हैं, इसको लाइफस्टाइल भी कहते हैं और इसको एक मैकेनिज्म भी कहते हैं या इसको एक जीने का तरीका भी कहते हैं। और इसी से हमारा पर्सनालिटी बनता है। यदि हम उस परिस्थिति से अच्छे से निकल गए तो हमारी वैसी पर्सनालिटी बनेगी। यदि हम उसमें डूब गए कि ऐसे है, वैसे है, ये हो रहा है, इतना हो रहा है, इतना बढ़ रहा है, क्या करें, नहीं करें, और उसका जो सुरक्षा बातें हैं उसको हम नहीं अपना रहे हैं, तो हम कोरोना की ओर जाएंगे और दुखी होंगे और परेशान होंगे। तो उसी का इसका यही अर्थ है कि जीवन एक संघर्षमय परिस्थितियों की श्रृंखला है, यानी कि इसी श्रृंखला से हमारा व्यक्तित्व बनता है। हमारे व्यक्तित्व का निर्माण इसी संघर्षमय परिस्थितियों से होता है। और ये संघर्षमय परिस्थितियां आखिर कब आती हैं? ज़्यादातर देखा गया है कि जब भी दो या दो से अधिक प्रवृत्तियां या इच्छाएं एक साथ अपनी संतुष्टि चाहती हैं, तब हमें संघर्ष की परिस्थिति उत्पन्न होती है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं हमारे जीवन में जिसमें लगता है ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है, अब करें तो क्या करें। तो वैसी परिस्थिति में हमारे अंदर संघर्ष होता है और उन संघर्षों से बचने के लिए हम डिफेंस मैकेनिज्म अपनाते हैं या रक्षा युक्तियों
का संरचना करते हैं। अब जो ये रक्षा युक्तियां हैं ये क्या होती हैं, अभी तक तो हम लोग ये जान रहे थे। अब हमें देखना है कि मनोवैज्ञानिकों ने रक्षा युक्तियों को कितने प्रकार में और किस किस प्रकार से कैटेगराइज किया है। यहाँ पर डीएम का अर्थ है डिफेंस मैकेनिज्म। ये जो डिफेंस मैकेनिज्म है, ये डिफेंस मैकेनिज्म दो प्रकार का होता है। एक प्राइमरी डिफेंस मैकेनिज्म होता है, दूसरा सेकेंडरी डिफेंस मैकेनिज्म होता है। जो प्राइमरी डिफेंस मैकेनिज्म होता है वह हमारे संघर्षों का समाधान करता है अथवा उसकी तीव्रता को कम करता है। जो भी संघर्ष हम कर रहे हैं उसका किसी न किसी रूप में वो समाधान कर लेता है और मानसिक क्षति होने से बचा लेता है। यहाँ देखिए, संघर्षों का पीडीएम यानी प्राइमरी डिफेंस मैकेनिज्म। ये प्राइमरी डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो संघर्षों का समाधान या तो करता है या उसकी तीव्रता को कम कर देता है, या तो उस संघर्ष का वो समाधान करता है या उसको कम कर देता है। इसको हम प्राइमरी डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं, जिसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में पीडीएम के रूप में किया है। तो आज हम लोग इसी प्राइमरी डिफेंस मैकेनिज्म को पढ़ेंगे। अब ये जो प्राइमरी डिफेंस मैकेनिज्म है उसमें सबसे पहला जो आता है वो देखिए यहाँ है दमन या रिप्रेशन। दमन का अर्थ होता है कि जब भी हमें मानसिक संघर्ष होता है या दो विपरीत परिस्थितियां एक साथ संतुष्टि चाहती हैं और उसमें ये मुश्किल हो जाता है कि किसे संतुष्ट करें, किस इच्छा को संतुष्ट करें और किसे नहीं करें, जबकि दोनों जरूरी है। वैसी स्थिति में हम पहले जैसा कि अचेतन को हमने समझाया था कि अचेतन हमारे मन का बहुत बड़ा भाग है और उसमें बहुत सारी इच्छाएं जो अनैतिक होती हैं या अवांछनीय होती हैं, असामाजिक होती हैं, वो दबी रहती हैं। तो वो ये जो दमन है, ये दमन उसी का हिस्सा है और हम दमन के द्वारा या रिप्रेस के द्वारा, रिप्रेस कर करके या उसको दबा करके, उसको अचेतन में रख करके अपनी इच्छाओं का या संघर्षों का सामना करते हैं या समाधान करते हैं। जैसे यदि मान लीजिए कि कोई, एक बात और इसमें मैं बता देना चाहूँगी कि इससे पहले जो फ्रायड के बारे में हमने पढ़ा था, तो फ्रायड का या ऐसे भी मनोविज्ञान में ऐसा कहा गया है कि हमारी 3 आवश्यकताएं जो होती हैं वो जैविक होती हैं। जैविक यानी बायोलॉजिकल नीड। तो बायोलॉजिकल नीड जो होती हैं वो मुख्य रूप से 3 होती हैं। भूख यानी हंगर, प्यास यानी थर्स्ट और सेक्स यानी यौन। अब ये 3 मुख्य समस्या हमारी नीड होती हैं। हम भूखे नहीं रह सकते हैं, उसी तरह प्यासे नहीं रह सकते हैं, उसी तरह यौन या सेक्स जो है ये भी हमारा बायोलॉजिकल नीड है जिसको पूर्ति हमारा शरीर चाहता है। अब फ्रायड को मैंने यहाँ इसलिए कोट किया है कि फ्रायड ने इनका पूरा सिद्धांत ही सेक्स पर है। इसलिए कि भूख तो हमें लगती है तो हम खाना खा लेते हैं, प्यास लगती है तो पानी पी लेते हैं, लेकिन जब हमें हमारा बॉडी या हमारा बायोलॉजिकल नीड यौन का या सेक्स की जब जरूरत होती है तो हमारा जो सामाजिक संरचना है उसने इससे संबंधित कुछ नियम बनाए हैं और उस नियमों का हमें पालन करना होता है, जिसके कारण इससे संबंधित जो इच्छाएं होती हैं उसको हम ज़्यादा दबाते हैं, ज़्यादा सप्रेस करते हैं। इसलिए अनैतिक, अवांछित या असामाजिक बातें जो होती हैं वो ज़्यादातर फ्रायड के अनुसार सेक्स से रिलेटेड होती हैं। इसलिए यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल आपको रिप्रेशन में दे रही हूँ कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को अपनी बहन के साथ सेक्स रिलेशन बनाने की इच्छा हो या किसी भाभी को अपने देवर के साथ सेक्स रिलेशन की बनाने की इच्छा हो, तो ये इसमें सामाजिक प्रतिबंध है, ये गलत है। तो उसको जो ईड रहेगा, ईड ईगो सुपर ईगो, ईड आनंद के नियम पर चलता है, ईगो वास्तविकता के नियम पर चलता है, एडजस्टमेंट करता है, सुपर ईगो
ऑल गुड होता है, वो केवल अच्छी बातों को जानता है। तो इड कहेगा कि भाभी को या देवर को अपनी इच्छा पूरी कर लेनी चाहिए। ईगो कहेगा, सुपर ईगो कहेगा नहीं ये गलत है, तो ईगो उसको उसका समाधान निकालेगा कि अभी नहीं, या ये गलत है, या उसका फिर दूसरे उसको सप्रेस कर देगा, उसको अनकॉन्शियस में ईगो डाल देगा, अचेतन में डाल देगा, और व्यक्ति उस बात को वहाँ दबा कर रह जाएगा। तो एक डिफेंस मैकेनिज्म ये होता है जिसको हम रिप्रेशन कहते हैं। अपनी इच्छाओं को, अपने संघर्षों को हम रिप्रेस कर करके अचेतन में, अनकॉन्शियस में डाल देते हैं। दूसरा जो डिफेंस मैकेनिज्म है या रक्षा युक्ति है वो है युक्ताभ्यास या रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन में होता क्या है कि हम अपनी इच्छाओं या अयोग्यताओं या असफलताओं को समाज द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार दलील देते हैं या बताते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि किसी विद्यार्थी को परीक्षा में कम अंक आता है, तो वो ये नहीं कहेगा कि हमने नहीं पढ़ा इसलिए परीक्षा में कम अंक आ गया, या हमने क्लास नहीं किया, हमने रिवीजन नहीं किया, हमने शिक्षक से कांटेक्ट नहीं किया, डिस्कशन नहीं किया, ये नहीं कहेगा। वो बच्चा कहेगा कि परीक्षा में कम अंक आया क्योंकि प्रश्न बहुत कठिन थे, प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस थे, या फिर घर का माहौल कुछ ऐसा था कि हम नहीं पढ़ पाए, शिक्षक नहीं पढ़ाते हैं, वगैरह वगैरह। यानी हर वो दलील देगा जिससे कि उसकी ये इच्छा पूर्ति हो जाए कि हम, मुझे कम अंक आया या मैं फेल कर गया या फेल कर गई, तो इसका कारण मैं हूँ। तो ये भी एक डिफेंस मैकेनिज्म का तरीका है कि समाज में बनाए गए नियमों के आधार पर हम अपनी बातों को उस पर डाल देते हैं। इसमें बड़ा ही अच्छा एक उदाहरण एक मनोवैज्ञानिक ने दिया है कि एक बच्चा था जिसका कान बहुत बड़ा बड़ा था, गधे के कान की तरह बड़ा बड़ा था। अब उसको लोग चिढ़ाते थे तो वो बहुत परेशान रहता था, और अंत में उसने क्या रैशनलाइजेशन या क्या युक्ति निकाली कि वो कहने लगा कि मैं अपने बड़े बड़े कानों से संगीत के सूक्ष्म सूक्ष्म ध्वनि को भी आसानी से पहचान लेता हूँ, जो छोटे कान वाले या सामान्य कान वाले नहीं पहचान पाते हैं। और इसी चीज़ को प्रूफ करने के लिए वो संगीत में शिक्षा लेने लगा और संगीत का बहुत अच्छा ज्ञाता बन गया, और बाद में वो संगीत का प्रोफेसर बन गया। यानी कि उसने अपनी कमजोरी को रैशनलाइज कर करके, युक्ति निकाल करके अपने आप को समाज में जीने लायक बनाया, और ये डिफेंस मैकेनिज्म, ये रैशनलाइजेशन का डिफेंस मैकेनिज्म उसने यूज किया। थर्ड जो है ये है कन्वर्जन, यानी रूपांतर। कभी कभी किसी परिस्थिति में फंस जाने पर ऐसा भी होता है कि व्यक्ति को शारीरिक रूप से तकलीफ होती है, दिखता है, लेकिन इस जांच करने पर उसमें किसी प्रकार की कोई व्याधि, कोई रोग, कोई डिजीज, कोई भी कमी उसके शरीर में नहीं मिलती है। इसमें वो रूप बदल करके व्यक्ति के शरीर में वो आ जाता है, जिसे एक और उदाहरण मैं आपको दे रही हूँ। मॉर्गन एंड किन मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने अपनी किताब में, पुस्तक में इस पेशेंट का उदाहरण दिया है, जो पेशेंट उनके सामने आई थी। एक महिला थी जिसका दोनों पैर बिल्कुल लकड़ी या खंभे की तरह अकड़ा हुआ था। उसका पूरा फिजिकल एग्जामिनेशन किया गया, पूरा मेडिकल एग्जामिनेशन किया गया, लेकिन कहीं से किसी तरह की कोई त्रुटि या कोई भी कमी नजर नहीं आई। तब जो फिजियोलॉजिस्ट थे या जो डॉक्टर थे, उन्होंने मनोवैज्ञानिकों या मनोवैज्ञानिक सलाह लेनी चाहिए, मनोवैज्ञानिक की ओर उनका ध्यान गया, और उसका डीप इंटरव्यू, इंटेंसिव, काफ़ी इंटेंस इंटरव्यू करने पर और थेरेपीज लगाने पर जो बात निकल कर सामने आई वो बहुत ही चौंकाने वाला था। इनफैक्ट जो महिला थी, जो स्त्री थी, उसका हस्बैंड एक्सेसिव सेक्स से पीड़ित था, यानी उसको बहुत ज़्यादा सेक्स की नीड होती थी, और उसके कारण उसके कई बच्चे थे, और बार बार वो गर्भ धारण करती थी, बच्चे को जन्म देती थी, तो वो गर्भ धारण करने, प्रसव पीड़ा से या इंटरकोर्स से डरने लगी थी। लेकिन वो इतना साहस नहीं जुटा पाती थी कि वो अपने पति को मना करे या इस बात के लिए कहे। नतीजा ये हुआ
कि उसको ये लगने लगा कि अब मेरा पैर ही काम नहीं कर रहा है, और उसका पैर धीरे 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 बिल्कुल कड़ा हो गया। उसका कोई फिजिकल रिजल्ट नहीं था, फाइंडिंग नहीं था, लेकिन उसका मनोविश्लेषण करने पर यह पता चला कि चूंकि उसके अनकॉन्शियस माइंड में ये बैठा हुआ था कि इस पीड़ा से मुझे निकलना है, लेकिन निकलने का कोई रास्ता नहीं है, तो जब पैर ही मेरा काम नहीं करेगा तो मेरा पति मेरे पास नहीं आएगा, बार बार मुझे बच्चे नहीं होंगे और मुझे उस पीड़ा से छुटकारा मिल जाएगा। तो ये एक डिफेंस मैकेनिज्म हुआ कन्वर्जन का। चौथा है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन या उदात्तीकरण का अर्थ होता है कि कोई भी व्यक्ति में यदि किसी तरह की कमी है, तब वो क्या करता है कि समाज में कुछ ऐसे कार्य करता है कि उसके मन की संतुष्टि हो जाए। जैसे यदि कोई व्यक्ति संतानहीन है तो वो क्या करता है कि कहीं धर्मशाला बनवाता है, कहीं पर वो प्याऊ बनवाता है, बच्चों के लिए स्कूल बनवाता है, प्लेग्राउंड्स बनवाता है, या कुछ भी ऐसा काम करता है जिसमें बच्चों को लेकर के उसमें काम किया जा सके, और वो अपनी संतानहीनता को इस प्रकार से कम करता है या उसकी भावना को इस तरह से कम करके वो उन चीजों पर प्रक्षेपित कर देता है। पांचवा है रिग्रेशन, जिसको प्रतिगमन भी कहते हैं। प्रतिगमन या रिग्रेशन का अर्थ होता है कि पीछे की ओर लौटना। पीछे की ओर लौटना मतलब अक्सर हम लोग सुनते हैं बच्चा बूढ़ा एक बराबर होता है, बुढ़ापे में बालपन का स्वभाव आ जाता है। तो ये ऐसा इसीलिए होता है कि जैसे बहुत उम्र का आदमी यदि पतंग उड़ाना पसंद करता है, गिल्ली डंडा खेलना पसंद करता है, बच्चों के साथ क्रिकेट खेलना पसंद करता है, मजबूरी नहीं, वो पसंद करता है, वो एंजॉय करता है, तो वो कहीं से ना कहीं से अभी की जो परिस्थिति है उन संघर्षों से बचने के लिए उसका प्रतिगमन हुआ है, रिग्रेशन हुआ है, और वो पीछे की ओर लौटता है। अब पीछे की ओर जीवन में लौटने का भी मनोवैज्ञानिकों ने रीजन दिया है कि चूंकि बचपन बहुत ही सुकून भरा होता है, सरल होता है, उत्तरदायित्व से अलग होता है, उस पर कोई उत्तरदायित्व नहीं होता है, फ्री होता है, इसलिए व्यक्ति उस अवस्था में जाकर अपने आप को रिलैक्स करता है और वर्तमान के संघर्षों से दूर होने की कोशिश करता है, या उसको कम करता है, या उसका कम अनुभव करता है। लास्ट है रिएक्शन फॉर्मेशन या प्रतिक्रिया निर्माण। अब रिएक्शन फॉर्मेशन या प्रतिक्रिया निर्माण का अर्थ होता है कि कोई भी व्यक्ति को यदि किसी से घृणा है तो वो ये नहीं दिखाएगा कि मुझे उससे घृणा है, वो कहेगा उसको मुझसे घृणा है, या फिर वो कहेगा कि जिससे घृणा है उससे बहुत अधिक प्यार से बात करेगा, बहुत अधिक लगाव दिखाएगा। उसमें हम लोग के यहाँ भारतीय समाज में कुछ लोकोक्तियाँ हैं, जैसे मुंह में राम बगल में छुरी, बगुला भगत वगैरह। ये आज का बनाया हुआ नहीं है, ये काफी पहले का बनाया हुआ है। तो ये सब लोकोक्तियों से पता चलता है कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो मन में तो कुछ रखते हैं, लेकिन सामने वाले व्यक्ति को वो उसके विपरीत कुछ और दिखाते हैं, और इस तरह से कर करके वो अपने भीतर छुपे हुए घृणा को या परेशानी को व्यक्त करने पर जो परेशानी होगी उससे वो बच जाते हैं। तो ये यहाँ पर इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये 5 प्रकार के प्राइमरी डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं, प्राइमरी जो रक्षा तंत्र होते हैं, जिसके द्वारा जरूरत पड़ने पर जब जैसा जरूरत होता है वैसा रक्षा युक्ति यूज करके, इस्तेमाल कर करके हम अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखते हैं और संघर्षों का सामना करते हैं। ये जो प्राइमरी डिफेंस मैकेनिज्म है, इसमें संघर्षों का ध्यान दीजिएगा, समाधान होता है या उसकी तीव्रता को कम किया जाता है। लेकिन जो सेकेंडरी डिफेंस मैकेनिज्म होता है, जो मैं अगले नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी, कि ये खुद में इसमें संघर्षों के समाधान करने की या तीव्रता कम करने की शक्ति नहीं होती है, बल्कि ये सेकेंडरी जो डिफेंस मैकेनिज्म है ये प्राइमरी डिफेंस मैकेनिज्म को हेल्प करता है संघर्षों के समाधान में। तो इस प्रकार से आज हमने अनकॉन्शियस माइंड के या अचेतन मन के जो दिमाग के अचेतन भाग हैं
उसको उसके एक दूसरे तंत्र को, दूसरे तत्व को समझा जो हमारे व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक होते हैं। और इसमें भी ईड ईगो, सुपर ईगो, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस का हाथ होता है। और फ्रायड के द्वारा बताए गए अचेतन के बृहद हिस्से की एक व्याख्या की जाती है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सेकेंडरी डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में बताऊंगी।